नीट का एग्ज़ाम पास आता जा रहा है और जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है सबकी हालत ख़राब हो रही है। एक दिन ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगले दिन दिमाग में ऐसा पिक्चर आता है कि हमारी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गई है और हमें प्राइज़ मिल रहा है और हमें हार पहनाया जा रहा है और मिठाई खिलाई जा रही है। और अजीब सी कंडीशन है, जोरदार प्रेशर है। इस प्रेशर के सिचुएशन में क्या करना है ये हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। कैसे इस प्रेशर को मैनेज करना है, कैसे इस प्रेशर को हैंडल करना है। सबसे पहली चीज, ये प्रेशर के कॉज को समझो। ये प्रेशर आ कहां से रहा है? इस प्रेशर का कॉज है एक्सपेक्टेशंस। कौन सी एक्सपेक्टेशंस? आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और डेफिनेटली आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस। आपका ख्वाब है नीट क्रैक करना, आपका ख्वाब है डॉक्टर बनना और उसी की वजह से तो प्रेशर आ रहा है। प्लस पेरेंट्स ने आपको सिखाया हुआ है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको रिजल्ट लाना है, डेफिनेटली उसकी वजह से भी प्रेशर है। और इस टाइम पर उस प्रेशर को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस प्रेशर को आप रिड्यूस नहीं करते हो, अगर उस प्रेशर को आप मैनेज नहीं करते हो तो ये प्रेशर आपको ले डूबेगा। ये जो मोड है ना कि एक दिन हमको लगे कि हम फेल होने वाले हैं, अगले दिन लगे टॉप करने वाले हैं, आप जो भी करने वाले हो, ये जो ऑसिलेशन है ये नुकसान करता है, इसको अवॉइड करना है। इसके लिए अपनी एक्सपेक्टेशन को हटाओ, अपने एक्सपेक्टेशन को रिड्यूस करो। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अब आपका टारगेट नीट क्रैक करना नहीं है, आपका टारगेट डॉक्टर बनना नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं जानता हूं आपका टारगेट नीट क्रैक करना और डॉक्टर बनना है, इसी के लिए आपने 2 साल जो भी तैयारी की है। लेकिन अगर उस चीज़ को अपने दिमाग में रखोगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए मेरी बात सुन लो। आपका टारगेट डॉक्टर बनना नहीं है, आपका टारगेट नीट क्रैक करना नहीं है, आपका टारगेट है एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। क्या आपका टारगेट है? एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। सक्सेस को रिडिफाइन करो। आप कब कहते हो कि हाँ हम अपने काम में सफल हुए, हम अपने काम में कामयाब हुए? आप अपने आप को तब कहोगे जब आपकी बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, नीट में बहुत ही अच्छी रैंक आएगी। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। आपका टारगेट है अब जितने भी दिन बचे हैं हर दिन जम के पढ़ाई करना, सुबह उठना, सुबह उठ के सोचना कि आज मुझे क्या पढ़ाई करनी है। रात में सोने से पहले एक बार हिसाब करना कि आज जो मैंने टारगेट रखा था, आज के उस टारगेट को पूरा किया या नहीं किया। अगर आप सुबह से रात में अपने टारगेट को फुलफिल कर लेते हो तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए। आज के दिन में आप सक्सेसफुल हो गए। नेक्स्ट फिर एक नया टारगेट है, उसके अगले दिन फिर एक नया टारगेट है, उसके अगले दिन फिर एक नया टारगेट है, और जिस दिन नीट का एग्जाम होगा एग्जाम देके आ जाना, वो आपका फाइनल टारगेट है। तो आपके पास अभी एक टारगेट नहीं है नीट का एग्जाम क्लियर करना, आपके पास डेली टारगेट है अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना। सडनली देखना बेटा, ये टारगेट कि मुझे आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, ये उतना डरावना नहीं है जितना कि नीट क्लियर करने का टारगेट है। तो अपने डेली टारगेट पे फोकस करो, है ना। अभी ये मत सोचो कि मुझे नीट क्लियर करना है, अभी ये सोचो कि आज के दिन जितना टाइम बचा है उसको पूरी तरह यूटिलाइज करना है। कल ये सोचना कि कल के दिन को यूटिलाइज करना है। अपने डेली टारगेट पे फोकस करो, नीट पे फोकस मत करो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप डेली जमकर पढ़ाई करते हो और फिर नीट का एग्जाम देते हो और नीट के एग्जाम में आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद से कम आता है,
तो आप सक्सेसफुल हुए या अनसक्सेसफुल? उस केस में आप सक्सेसफुल हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने अपने डेली टारगेट को पूरा किया। तो नीट के एग्जाम में कुछ भी हो, आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस को रीडिफाइन करो। वैसे अगर आप जम के तैयारी करोगे तो नीट के एग्जाम में जितना आप कर सकते हो करोगे, तो सक्सेसफुल होने के चांस एक्चुअली वहां भी बढ़ जाते हैं। लेकिन फोकस चेंज करो। अगर अभी आप अपने दिमाग में डालोगे कि हमें नीट के एग्जाम में अच्छा करना है, तो प्रेशर को बढ़ाओगे। प्रेशर को कम करने का मेथड है बेटा, क्या तरीका है कि नीट के एग्जाम पे फोकस मत करो, अपने डेली के शेड्यूल पे फोकस करो। ऑफ कोर्स डेली के शेड्यूल में क्या करना है, क्योंकि डेली के शेड्यूल पे जब फोकस करते हैं तो एक प्रॉब्लम तुरंत आ जाती है। जैसे ही फिजिक्स खोलते हैं तो लगता है अरे फिजिक्स में वो चैप्टर वो चैप्टर वो चैप्टर, फिर केमिस्ट्री में वो और वो, बायोलॉजी में वो और वो भी तो हालत खराब हो जाती है। एग्जाम इतने कम दिनों में है और सिलेबस इतना ज्यादा है। तो उसका भी मैं तरीका बताता हूं। उसका तरीका पहला तो यह है कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रखे हों। शॉर्ट नोट्स की मदद से रिवाइज करो। अभी बैठ के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन रिवाइज करने का टाइम अब खत्म हो गया है। एग्जाम से पहले लास्ट मोमेंट पर शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो। एग्जाम के एक दिन पहले सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ जाना। लास्ट मोमेंट पे फोकस, फुल चैप्टर पे अगर पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। फिजिक्स में अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, तो हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका रेडी हो जाए, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो जो चैप्टर रिसेंटली रिवाइज नहीं किया होगा उसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेटा लास्ट मोमेंट पे फोकस किस पे करना है? शॉर्ट नोट्स पर। शॉर्ट नोट्स के अलावा और किस चीज पे फोकस करो? मॉक टेस्ट पर। लेकिन मॉक टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दें, 3-3 मॉक टेस्ट दें। ये गलती मत करो। रादर क्या करो, मॉक टेस्ट कितने दो बेटा दिन में? बहुत तो बहुत एक या जितने भी देना है। बात यह है कि जो भी मॉक टेस्ट दो, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो। एक बार आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस स्टार्ट करो। मान लो 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में है, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स के बारे में ज्यादा बोलता हूं। 45 क्वेश्चंस अगर फिजिक्स में है तो और आपने 45 में 35 सही कर लिया, मतलब गलत कितने क्वेश्चंस हुए? 10। तो इन 10 क्वेश्चंस को जरा सा देखो, ये कौन से चैप्टर से थे, क्यों गलत हुए, कौन सा कंसेप्ट आपने मिस किया। शॉर्ट नोट्स में देखो कौन सा कंसेप्ट था आपके शॉर्ट नोट्स में जो आपने मिस किया। फिर अपने आप से सोचो, क्या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो मुझसे सॉल्व हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो आगे प्रोसीड करो, नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जाके नोट्स में खोलो और रिवाइज करो। तो लाइन बाय लाइन कंप्लीट रिवीजन की जरूरत नहीं है, रादर टू द पॉइंट रिवीजन की जरूरत है। जो टॉपिक में आपसे गलती हुई उस टॉपिक को रिवाइज करो। ज्यादा परेशान मत हो, ऐसा मत करना कि कंप्लीट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो। एक और काम करो, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब सोचो कि अगर ये क्वेश्चन चेंज करके देना हो तो आप कैसे दोगे। मान लो आपका काम है पेपर बनाना और यही क्वेश्चन आपको देना है लेकिन चेंज करके, तो अपनी तरफ से सोचो कि कैसे आप उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करोगे और खुद उस क्वेश्चन को, तो जो क्वेश्चंस हैं मॉक पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सटेंड करो और एक्सटेंड करने के बाद इंश्योर करो कि जो नए क्वेश्चन आप बना रहे हो वो सॉल्व कर पाओगे, है ना। जब दोनों तरफ से आप सोचोगे ना, पेपर बनाने के साइड से भी और पेपर सॉल्व करने के साइड से भी, तो फिर आप देखोगे कि आपको जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उन टॉपिक्स के ऊपर। तो मॉक टेस्ट में नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पे फोकस मत करना, रादर किस चीज पे फोकस करना? फोकस करना कि एक मॉक टेस्ट अगर मैंने दिया तो उस मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद उन क्वेश्चंस को एक्सटेंड करके कंप्लीट रेडी हो जाना है। एक दिन में एक मॉक टेस्ट विद एनालिसिस बहुत होता है। एग्जाम से पहले लास्ट वीक में 1-2 चीजें और हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम का जो टाइम है, अगर 2 PM टू 5 PM आपके एग्जाम का टाइम है, तो 2 PM टू 5 PM इंश्योर करो कि आपके पढ़ाई का टाइम हो। बेस्ट तो यह है कि 2 PM टू 5 PM आपके मॉक टेस्ट का टाइम हो, ताकि उस टाइम पर आपका दिमाग यूज टू रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सॉल्व करने में। उस वक्त आपको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके दिमाग को आदत हो। ऐसा ना हो कि वो आपके सोने का टाइम हो, क्योंकि अगर वो आपके सोने का टाइम होगा तो एग्जाम के दिन जब आप पेपर में बैठोगे तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा इंश्योर करो कि जो एग्जाम का टाइम है उस टाइम पर या तो पढ़ाई की आदत रहे या सबसे बेस्ट है वही टाइम रखो अपने मॉक टेस्ट का टाइम। एनालिसिस पहले बाद में कर लेना। एक चीज और, किसी का सेंटर पास होगा, किसी का सेंटर दूर होगा। इनफैक्ट कई लोगों का सेंटर काफी दूर होता है। कई लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि एग्जाम के दिन 5 बजे सुबह उठ के तैयार होके फिर निकलना पड़ता है, दूसरे सिटी जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। अगर एग्जाम के दिन आपको 5 बजे उठना है तो एक हफ्ता पहले से 5 बजे उठ जाना, क्योंकि अगर आपकी आदत है 7 बजे उठने की और आप एक दिन उठते हो 5 बजे, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जो 2 घंटे की स्लीप है वो आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी को कम करेगा। इसलिए जो टाइम आप एग्जाम के दिन उठने वाले हो, इंश्योर करो कि एग्जाम के दिन भी उसी टाइम पर उठो। ठीक है, 2 to 5 एग्जाम है, 5 के बाद आप क्या करते हो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट यह है कि जो भी एग्जाम के दिन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल एक हफ्ता पहले से फॉलो करो, है ना। नींद पूरी नहीं होने से हमारे दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। नींद पूरी नहीं होने से भारी क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। इस चीज को बेटा केयरफुली समझो और सॉल्व करो। अब एक बात और करनी थी। प्रेशर हैंडलिंग का 2 पार्ट है। एक पार्ट प्रेशर हैंडलिंग का है, एग्जाम से पहले के लास्ट डेज में क्या करना है। एक दूसरा पार्ट प्रेशर हैंडलिंग का है, एग्जाम में क्या करना है। आप में से कुछ लोगों के साथ होने वाला है कि जब आप पेपर खोलोगे तो पेपर खोलते के साथ आपको पसीने आने शुरू होंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, है ना, और हालत खराब हो जाएगी और आपको लगेगा कि गई हमारी 2 साल की मेहनत। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो इसका रीजन क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, उसका रीजन बायोलॉजी है। बायोलॉजी में कौन सा हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन होता है, आप लोग जानते होंगे। बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन बॉडी में उस वक्त आता है जिस वक्त लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है। मान लो एक पर्सन जंगल में जा रहा हो और सामने शेर आ जाए, तो ब्रेन क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को बॉडी में पंप करता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हार्ट को बहुत बुरी तरह पूरा स्ट्रेंथ देता है। मोरोवर कहीं पर भी अगर कोई चोट हो तो पेन को खत्म कर देता है। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड और फ्ली हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार एक पर्सन की बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन आ जाए तो फिर या तो वो जान लगा के शेर से लड़ जाएगा, कुछ चांस हो बचने का तो बचेगा, जो डंडा हो पत्थर हो यूज करेगा, या नहीं तो भाग लेगा। ठीक है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो पेन की टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि पेन तो बाद में भी ठीक हो सकता है, जब सामने शेर है तो खतरा ज्यादा इमीडिएट है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन कब आता है बेटा, एक्सट्रीम टेंशन के फॉर्म में। ये तब आता है जब एकदम खतरा होता है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि नीट एग्जाम में आपके सामने ये एड्रेनलिन हार्मोन मिसफायर करता है। ये आपकी बॉडी को गलत सिग्नल देता है। क्या होता है कि अचानक आपका हार्ट जो है पंप करने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि वहां से आप भाग कर जाओगे तो कहां भागोगे, और शेर का मुंह नोच लोगे गया इन्विजिलेटर काम से,
ठीक है, वो एड्रेनलिन हार्मोन बेटा गलत टाइम पे आ गया है। प्रॉब्लम यह है उसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजी का पार्ट है और बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छी बात यह है कि एड्रेनलिन हार्मोन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5 मिनट ले सकता है। क्यों? क्योंकि शेर से लड़ाई 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं चलती, ठीक है। तो वर्स्ट केस आप चुपचाप बैठे रहो, 5 मिनट में बेटा आप 100% नॉर्मल हो जाओगे। टर्न्स आउट आप इस टाइम को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। इसको फर्दर रिड्यूस करने का क्या तरीका है? इसको फर्दर रिड्यूस करने का तरीका डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग क्या होती है? सांस हम 2 तरह से लेते हैं। एक सांस लेते हैं चेस्ट से, एक सांस हम लेते हैं पेट से। ट्राई करो एक बार पेट से सांस अंदर लेने की, चेस्ट पे लोड नहीं आना चाहिए। क्या आपने सांस लिया अपने पेट से? देखा पेट से कंप्लीट सांस लेना कैसे होता है यार? इसको बेटा योगा में प्राणायाम भी कहते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट पेट से सांस लेते हैं। अदरवाइज बेटा कुरान पढ़ते हुए जो लोग क़िरात करते हैं, लंबी सूरह पढ़ने से पहले पेट से सांस लेते हैं। वैसे ही सिंगर्स भी जो होते हैं, कोई गाना गाने से पहले भी पेट से सांस लेते हैं, देर तक उसको मेंटेन करते हैं। बात यह है बेटा कि ये जो डीप ब्रीदिंग है, जब आप पेट से सांस लेते हो और निकालते हो, तो ये डीप ब्रीदिंग आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि कोई खतरा नहीं है। ये डीप ब्रीदिंग आपको मैसेज देती है कि सब चीज़ ठीक है। वो सुना है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। ये डीप ब्रीदिंग आपकी बॉडी को ये मैसेज देती है। तो अगर आपके साथ ये एड्रेनलिन हार्मोन के सिचुएशन आए, और डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ आएगी, तो उसका तरीका है डीप ब्रीदिंग करो। आप कुछ नहीं करोगे तो 5 मिनट में नॉर्मल हो जाओगे। डीप ब्रीदिंग करो बेटा, 1 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाओगे। अदरवाइज उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा, 1 मिनट तो उसमें जाएगा ही जाएगा। लास्ट चीज़ जो आपसे बात करनी थी वो ये थी बेटा कि जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या हम ये सोच रहे होंगे कि इस बार तो 720 में 720 फुल स्कोर करना है, या फिर हम ये सोच रहे होंगे कि गए काम से? ठीक है, प्रेशर की सिचुएशन में कैसे अपने माइंड को ओरिएंट करना है, क्या सोचना है? आप जो प्रेशर फेस करोगे ना, वो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा प्रेशर क्रिकेटर्स फेस करते हैं। जिस वक्त क्रिकेटर्स प्रेशर को फेस करते हैं, तब वो दिमाग में क्या सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है 2003 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाई प्रेशर सिचुएशन था, सेमीफाइनल था, डायरेक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान की बैटिंग पहले थी तो कुछ 270 280 उन लोगों ने स्कोर किया था। फिर इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई। बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तेंदुलकर और सहवाग। उस टाइम पे पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, बड़े खतरनाक बॉलर्स थे वहाँ पे। शोएब अख्तर का तो चेहरा देख के डर लगता था। और इंडियन टीम से बैटिंग करने कौन जा रहे थे? तेंदुलकर और सहवाग। इंडियन टीम की बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी और कुछ 270 280 पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करके स्कोर किया था। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तेंदुलकर ओपनिंग करने वाले थे। और डेफिनेटली वो लोग जो बैटिंग करने जा रहे होंगे, पाकिस्तान के साथ मैच है, प्लस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, डेफिनेटली हाई प्रेशर सिचुएशन होगी। मुझे अभी तक याद है बेटा क्या प्रेशर सिचुएशन थी। हम लोग कॉलेज के कॉमन रूम में ये मैच देख रहे थे और मैं सामने टीवी पर ये मैच देख रहा था और मैं वहां पे प्रेशर फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, अब क्या होने वाला है ना। उस टाइम पे शोएब अख्तर बहुत खतरनाक बॉलर था, है ना। उसके यॉर्कर बड़े खतरनाक हुआ करते थे। जिस टाइम पर वो बैटिंग करने के लिए जा रहे थे, तेंदुलकर क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में? मैं आपको बताता हूं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि फास्ट बॉलर है, पिच की कंडीशन ये है, फील्ड प्लेसमेंट ये है, इधर बॉल आएगी तो ऐसे खेलेंगे, इधर बॉल आएगी तो ऐसे खेलेंगे। बेटा दिमाग में क्रिकेट चल रहा होगा, दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल है, पाकिस्तान से मैच है। ये सब बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। फोकस सिर्फ किस चीज पर होगा
क्रिकेट पे, क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट पर ध्यान देना है। अगर दिमाग में ये बात आती ना कि ये जो है क्या करना है, आज तो जीतना जरूरी है या आज तो हार गए तो बदनाम हो गए, खेल नहीं पाते बेटा। बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन होती है वो। दिमाग में सिर्फ क्या चलता है बेटा, दिमाग में सिर्फ क्रिकेट चलता है। और जब दिमाग में क्रिकेट चलता है उसको क्रिकेटर्स बेटा कहते हैं जोन में होना। ठीक है, हम जोन में हैं, हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पे है। फर्क नहीं पड़ता कि वो इंटरनेशनल मैच है या क्लब का मैच है, हम जोन में हैं, हमारा दिमाग सिर्फ किस पे है, क्रिकेट पे। वैसे ही बेटा जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट बस अच्छे से करने हैं और हमारा काम हो गया। ठीक है, नीट एग्जाम है, हाई प्रेशर सिचुएशन है, इग्नोर कर दो। रादर किस चीज पर ध्यान दो बेटा, सिर्फ क्या है, एक और पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों को जम के स्कोर करेंगे, आराम से एग्जाम को क्लियर करेंगे और कुछ भी नहीं सोचना। ये बेस्ट है बेटा, जब एग्जाम देने जाओ तो जोन में रहना। ठीक है, नीट का एग्जाम है तो जस्ट एक एग्जाम ना, है ना। एग्जाम में क्या पूछेंगे, वही पूछेंगे जो सिलेबस से होगा। आराम से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करके आ जाना। ये बेटा आइडियल सिचुएशन है कि जब पेपर स्टार्ट करो तो आप इमीडिएट कहां पहुंच जाओ, जोन में। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं हो तो मैं नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूं। ठीक है, वो जो क्रिकेटर्स होते हैं ना जो जोन में खेलते हैं, उनके पास इस चीज़ का बहुत प्रैक्टिस होती है। आप लोग शायद नीट पहली बार दे रहे हो या कुछ केसेस में दूसरी बार, है ना। अगर उतनी उस केस में अगर जोन में नहीं होते हो तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बेस्ट सोच जो देखी है वो ये देखी है कि एग्जाम स्टार्ट करते हुए सोचो कि हम सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के बॉर्डर पे हैं। हमारी प्रिपरेशन ऐसी है कि हो सकता है सिलेक्शन हो सकता है सिलेक्शन ना हो। अच्छा करेंगे तो सिलेक्शन होगा, खराब करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता वीक स्टूडेंट हो या टॉप स्टूडेंट हो। अगर इस मेंटालिटी के साथ जाओ तो अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, मैक्सिमम पे आप परफॉर्म कर पाओगे। एक लास्ट चीज और बेटा, नीट एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम है। जिस तरह से नॉर्मल एग्जाम में जो स्ट्रैटेजी आपको शाहीन में सिखाई जाती है वही स्ट्रैटेजी नीट एग्जाम में करना। कोई नया एक्सपेरिमेंट नीट पेपर में नहीं करना। कौन सी स्ट्रैटेजी? सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट करना, लेकिन बायो को बहुत ही फास्ट अटेम्प्ट करना। कम से कम स्लो मत हो जाना। ऐसा मत सोचना कि नीट का एग्जाम है तो बायो स्लो करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉस उठाओगे। बायो करने के बाद केमिस्ट्री पे आना, केमिस्ट्री और बायो फास्ट करना, है ना, जितना फास्ट कर सकते हो करना, जैसे आपकी मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस है। उसके बाद बेटा केमिस्ट्री में आना। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइम कंज्यूम नहीं करते। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को फास्ट करना, फिजिकल में को भी फास्ट करना। सिर्फ फिजिकल में अगर कोई क्वेश्चन भारी दिख रहा हो, कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा हो जो टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उसको स्किप कर लेना। उसके बाद बेटा फिजिक्स पे आ जाना। फिजिक्स में आना, तेज स्पीड मेंटेन करना, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। कोई क्वेश्चन टफ दिख रहा हो तो उसको स्किप कर लेना। किसी क्वेश्चन में अटक मत जाना। कोई क्वेश्चन अपनी इज्जत पे मत लेना कि नहीं ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तेजी के साथ बढ़ना। लास्ट में टाइम बचे तो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उनको अटेम्प्ट करना। बायोलॉजी फिनिश करने के साथ ही बायो का OMR फिल कर लेना। केमिस्ट्री फिजिक्स में कोशिश करना कि OMR क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फिल करते जाओ। बायो के OMR एक साथ फिल करने में टाइम बचता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उतना फायदा नहीं होता है। और बेटा 2 बात लास्ट में याद रखना। एक बात ये रखना बेटा कि आप एग्जाम में अच्छा करो या बेकार करो, हमेशा खुश रहना और हमेशा ईश्वर से, अल्लाह से उम्मीद रखना कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो आपको उसका फायदा मिलेगा, है ना। टोटली ट्रस्ट करो, टेंशन को हटाओ। और दूसरी चीज़ बेटा याद रखना, ये नीट का एग्ज़ाम कुछ नहीं, एक छोटा सा एग्ज़ाम है। 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कुछ नहीं बेटा, बस इतना ही है। थैंक्स।